नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज सहज ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात आई। वे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से मैं आगे बढ़ता हूँ। उदाहरण ऐसा दिया जा रहा था कि कोई एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसको कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, अब कुत्ते ने काटा, उसके साथ दूसरा जो व्यक्ति था, अब उसको लगा कि अब फटाफट इसको अस्पताल में ले जाया जाए, कहीं इसको ज़्यादा जहर, कुत्तों के दांतों में कुछ जहर होता है ना, कहीं वो जहर की वजह से उसको दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए वो फटाफट उसको अस्पताल में लेकर के गया। ठीक थी बात। जाते जाते उसको बहुत प्यास लगने लग गई। पानी 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 कर रहा था वो, पानी दो मुझे, पानी दो मुझे, पानी दो, ऐसी बार बार वो बात कह रहा था। डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर को मैसेज पहुंच गया था कि ऐसा व्यक्ति आया है, इसको कुत्ते ने काट लिया है, कुछ इंजेक्शन वगैरह देना है, कुछ दवा औषधि करनी है, तो ऐसा मैसेज दे दिया गया था। तब भी वो अपनी रट लगा रहा था, मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी दो। और किसी भी व्यक्ति को सामान्य आत्मीयता के नाते ऐसा लगेगा कि यार ये इतना पानी मांग रहे, चलो पानी दे ही देते, एक गिलास पानी देने से क्या होगा, भलाई हो जाएगा, बेचारा पानी से मरा जा रहा है। तो किसी ने उसको एक गिलास पानी दिया। ठीक है, अब जैसे वो पानी पीने को हुआ, उतने में डॉक्टर आए, उन्होंने गिलास को ऐसे उड़ा दिया हाथ से और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उल्टा प्रश्न उस पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर जी आप क्या कर रहे हो? आपने ऐसे पानी का गिलास क्यों उड़ाया? ये तो पानी से इतना हाल खराब था इसका, इसके पानी का गिलास उड़ाया क्यों आपने? डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें दिक्कत किसी है? तुम्हें प्यास लगी है क्या? तुम उपाय क्या कर रहे हो? तुम पानी पी रहे हो, ठीक है, पर तुम्हारी मूल समस्या क्या है? तुम्हारी मूल समस्या है तुम्हें कुत्ते ने काटा है। अब ध्यान रखना, ऐसी अवस्था में जब कुत्ता काटता है तब पानी पीना ये जहर जैसा काम करता है। माना कि तुम्हें लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी समस्या क्या है? प्यास लगी है। तुम उपाय क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो। अब सामान्य लॉजिकल बात है, प्यास लगी है तो पानी पिलाया जाएगा, परंतु ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि वास्तव में उसने मूल रोग को नहीं पकड़ा है। उसको लग तो रहा है कि मेरा मूल रोग प्यास है, परंतु उसका मूल रोग प्यास नहीं, वो कुत्ते ने जो काटा है वो उसका मूल दिक्कत है। ठीक है, और उस अवस्था में अगर वो पानी पीता है तो समस्या और बढ़ जाएगी, फिर वो पानी अमृत नहीं जहर का काम करेगा। तब जाकर के समझ में आया कि ऐसी, पहले हमें समस्या का निदान होना बहुत जरूरी है। हमें किस भांति का रोग हुआ है, हमें किस प्रकार की दिक्कत हुई है, हमें दुख किस प्रकार से सता रहा है, ये समझ करके लेना बहुत जरूरी है। सिद्धांत क्या घटित किया? जीव को लगता है कि मुझे विषय भोग मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, मुझे स्त्री पुत्र मकान गाड़ी मिलेगी तो मैं सुखी होऊंगा, और उसको स्त्री पुत्र मकान गाड़ी, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी सब दिला दिया। भगवान आकर के कह रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम पूछ रहे हैं भगवान को, भगवान जी आप क्या कह रहे हो? मुझे विषयों की चाह थी तो मैंने विषयों का सेवन किया। परंतु भगवान कहते हैं क्या है वो, इच्छा की खाई खूब, नहीं क्या है, मानो पावक में घी डाला, मुझे वो अब पहली लाइन याद नहीं आ रही है, मानो पावक में घी डाला। तुम इच्छाओं की चाह रख रहे हो, तुम्हारी समस्या तुम समझ रहे हो कि विषयों की चाह है और वो मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु थोड़ा और गहराई से सोचो, तुम्हें विषयों की भूख नहीं है, विषय नहीं मिलना, विषय भोग नहीं मिलना ये तुम्हारी समस्या नहीं है, तो विषय भोग संबंधी जो तुम्हारी चाह है वो तुम्हारा सच्चा दुख है, और उस सच्चे दुख को तुम समझोगे तो तुम्हें सच्चे दुख का उपाय करने की भी पद्धति समझ में आएगी।
कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था, ऑफ द टॉपिक था अपना, इससे कुछ भी ताल्लुक नहीं है, परंतु समझ में कितने जनों को आया? आप ये कहना चाह रहे हैं विषय भोग प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चाह प्रॉब्लम। करेक्ट, यस, विषय भोग प्रॉब्लम नहीं है, विषय भोग संबंधी जो चाह अंदर में बनी हुई है वो प्रॉब्लम है। ये उपाय क्या कर रहा, देखिए सुपरफिशियली एक प्राइमा फेसी लुक लेने के बाद क्या लगता है, इन जनरल आपको क्या लगेगा, इसको विषय भोग नहीं मिल रहे हैं इसकी वजह से ये दुखी है, इज इट नॉट? यस और नो? यस, but the fact is we are not trying to reach to the root cause of sorrow. ये sorrow इसको विषय भोग मिल नहीं रहे हैं ये नहीं है, विषय भोग संबंधी इसकी चाह पड़ी है, ये उसके दुख का मूल कारण है। तो इस दुख के मूल कारण को जाकर के ऑपरेशन किया ना तो ये दुख समूल उखड़ जाएगा, और जब दुख समूल उखड़ जाएगा तो सुख अपने आप प्रकट हो जाएगा, इतनी सी बात है। अब करंट विषय से अपन जोड़ना चाहे तो ज्ञानी की भी प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो अपने दुख का मूल कारण पहचान चुका है, वो जानता है कि ये दुख का मूल कारण मेरे दुख विषय संबंधी चाह है। तो विषय संबंधी चाह है तो क्या करता है, चाह को सीमित करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? अणुव्रत के माध्यम से, गुण व्रत के माध्यम से, शिक्षा व्रत के माध्यम से, एक प्रकार से कहूं 12 व्रतों के माध्यम से वो अपनी इच्छाओं को सीमित करने की कोशिश करता है, इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। बराबर, अणुव्रतों की चर्चा हो गई, गुण व्रत की चर्चा हो गई, शिक्षा व्रत की चर्चा अपनी प्रारंभ हो चुकी है। देशावकाशिक नामक प्रथम शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है। देशावकाशिक का ही प्रचलित नाम देश व्रत है, ठीक है। देशावकाशिक का स्वरूप हम पढ़ चुके हैं, वो किस किस प्रकार से होता है इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। आज हमें देशावकाशिक का पूरा प्रकरण कंप्लीट करना है। आइए, आज 93वें श्लोक से 96वें श्लोक तक जाना है। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं। 93 नंबर का श्लोक यहाँ। गृहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। अथ देशावकाशिकस्य का मर्यादा इत्याह। इत्याह अह मतलब कहा जाता है, ठीक है, इति अह। अब देशावकाशिक की मर्यादा किस प्रकार से ली जाती है इसकी बात कहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार ली जाती है? एक तो घर की अपेक्षा ली जाती है। हारी, हारी मतलब क्या होता है? मोहल्ला। ग्राम मतलब होता है घर, सॉरी गांव। ग्राम मतलब होता है गांव। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब है कोई पर्टिकुलर एरिया। नदी, इस नदी के आगे नहीं जाऊंगा। और क्या है? हाँ, वन में नहीं जाऊंगा, मतलब इस वन के आगे नहीं जाऊंगा। और योजना नाम च, कोई एक स्पेसिफाइड योजन को तय कर लेगा कि 10 योजन, 20 योजन, 25 योजन के बाहर नहीं जाऊंगा, इतनी परिधि में जो कुछ भी काम करना है करूंगा। और इस प्रकार से वो अपनी मर्यादा को बांध लेता है। देखिए, चालू करने को तो एक प्रकार से आप देख रहे होंगे, इन्होंने घर से लेकर मर्यादा बढ़ाते गए। क्या किया इन्होंने? घर सबसे छोटा हिस्सा लिया, उसके बाद मोहल्ला, मोहल्ले के बाद गांव, गांव के बाद थोड़ा शहर, शहर के बाद एक नदी, नदी के बाद एक कोई जंगल। इस प्रकार से उन्होंने एरिया बढ़ाते गए हैं, ठीक है। अब चाहे तो हम थोड़ा सूक्ष्म भी करते आ सकते हैं। घर से बाहर तक गए थे, अब एक काम करना, घर से अंदर तक आना। घर से अंदर तक कैसे आ सकते हैं जी? अब चलिए एक थोड़ा उदाहरण ही लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले उसने देशव्रत क्या लिया था? देशव्रत, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, दिग्व्रत। दिग्व्रत, दिग्व्रत क्या लिया है? आजीवन भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, पॉइंट नंबर 1। अब आजीवन भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, दिग्व्रत हो गया, मतलब उसके बाहर का कोई संपर्क नहीं, वहां के आरंभ परिग्रह का कोई संबंध नहीं, सब उसके बाहर वो महाव्रती तुल्य हो गया। ओके,
अब उसको विचार आता है कि देखो यार, अभी एक 4 महीने वैसे भी आवागमन के ज़्यादा कुछ चांसेस है नहीं, चातुर्मास का काल चल रहा है, कहाँ ज़्यादा घूमेंगे। तो एक काम करते हैं, अपन 4 महीने के लिए ना महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे, 4 महीने के लिए अपन महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे। ओके, अच्छा, अभी ये जो दशलक्षण पर्व आ रहे हैं, मतलब दशलक्षण पर्व जो चल रहे हैं, अभी तो नहीं चल रहे हैं, अपन उदाहरण में इमेजिन कर रहे हैं, जो दशलक्षण पर्व चल रहे हैं उसमें मैं अपने गांव के बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? यहाँ पर विद्वान जी आए हुए हैं, उनके धर्म का लाभ लेंगे। बाहर जाने का क्या मतलब, अपन यहीं पर रह करके स्वाध्याय करेंगे, उनके धर्म का लाभ लेंगे, उनके प्रवचनों का स्वाध्याय करेंगे और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसी भावना है, बहुत अच्छी भावना है। आगे क्या विचार करता है? वो आगे विचार करता है, अच्छा आज तो दशलक्षण का पहला दिन है, एक काम करते हैं, अभी सुबह का प्रवचन तो हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, बचे हुए दिन के लिए घर के बाहर नहीं जाऊंगा, बचे हुए दिन के लिए मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो एक और का विचार करता है, अच्छा घर के बाहर नहीं जाऊंगा, अब शाम का समय हो गया। शाम के समय में वो क्या करता है जी? शाम के समय में वो क्या करता है संधि काल में? नो, एग्जैक्टली, संधि काल में वो सामयिक करता है। स्वाध्याय तो उसके पहले उसके बाद में करेगा, संधि काल में वो सामयिक करेगा। वो विचार करते सामयिक करना है, सामयिक में वैसे भी अपन को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, तो एक काम करते हैं, अपन इस तखत का ही, घर में भी इस तखत का ही अपन प्रयोग करेंगे और इसी स्थान पर बने रहेंगे। बस इस प्रकार से वो परिमाण कर लेता है, जब तक मेरी सामयिक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक अपन इस तखत का ही प्रयोग करेंगे। प्रश्न है मेरा, क्या ये भी देशव्रत में आएंगे? जो अभी अपन ने देखा कि तखत के बाहर नहीं, इस तखत का ही प्रयोग करूंगा और घर के बाहर नहीं जाऊंगा, क्या ये भी देशव्रत में आएगा? इस कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा। देशव्रत में आएगा या नहीं आएगा? अरे कुछ तो जवाब दीजिए। यस, क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। हाँ आएगा, बराबर। मैं समझा नहीं। आना ही चाहिए ऐसे बोले, पॉसिबिलिटी बोले और बोले कि आना ही चाहिए ऐसे। ओके, ठीक है, अच्छा, आना ही चाहिए। ओके, अब देशावकाशी का स्वरूप बहुत विस्तृत है और चाहे उस प्रकार से ले सकते हैं जैसा उस व्यक्ति को, मतलब उस श्रावक को विकल्प आएगा कि बाबा हमें इस घर के बाहर नहीं जाना है, हमें इस मंदिर के बाहर नहीं जाएंगे, हम सामयिक यहीं पे बैठ करके करेंगे, हम स्वाध्याय यहीं पे बैठ के करेंगे। हम अब प्रोषदोपवास में भी वो ऐसा परिमाण कर सकता है कि मैं श्मशान के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं क्या कहते हैं, इस जंगल के बाहर नहीं जाऊंगा, आदि आदि प्रकार से वो परिमाण कर सकता है। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। और अगर आप देशव्रत का, दिग्व्रत का अगर आप छंद निकालेंगे तो वहां पर किस प्रकार से उन्होंने मर्यादाएं दी थी, अपन उसको भी निकाल लेते हैं। हाँ, वहां पर उन्होंने मकराकर सरी दटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा, 10 दिशाओं की परिमाण कैसे किया था? मकराकर मतलब समुद्र, सरी मतलब नदी, गिरिजन, गिरी कहा है मतलब पर्वत। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो जो आप दिग्व्रत में लेते हैं वही आप देशव्रत में भी ले सकते हैं, उसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पर पड़ेगा? आप कितने काल के लिए लेते हैं, आप नियम ले रहे हैं या यम ले रहे हैं, फर्क यहाँ पर पड़ेगा। आप आजीवन के लिए ले रहे हैं या कुछ काल के लिए ले रहे हैं, फर्क बस इतना ही पड़ेगा। और एक और बात ध्यान रखना, जैसे जैसे क्षेत्र कम होगा वैसे वैसे काल भी कम, काल कम होते जाएगा, मतलब
परिमाण का काल भी कम होते जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अपना जो अभी का एग्जाम्पल चला, आजीवन के लिए मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, टाइम फ्रेम बड़ा, क्षेत्र भी बड़ा, टाइम फ्रेम भी बड़ा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, चौमासे में, चातुर्मास में मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाऊंगा, टाइम फ्रेम कम हुआ, क्षेत्र भी कम हुआ। 10 दिन के लिए मैं गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, टाइम फ्रेम भी कम हुआ, क्षेत्र और कम हो गया। या कितने जन समझ रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपका क्षेत्र कम होगा, आपके काल की मर्यादा भी कम होती जाएगी। मतलब कितने काल के लिए उस क्षेत्र में मर्यादित रहेंगे, ये काल भी कम होते जाएगा। समझाणो कहाँ है? ओके, ग्रेट। इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि आप दीपक में स्टोरी वो अपन वो करिए डिसाइड से अपन इसमें देश में आ रहे तो अंदर की तरफ आ रहे हैं। राइट, यस यस यस, आपने सही समझा कि देशव्रत में एक प्रकार से वो और सीमित होने की कोशिश कर रहा है, जितना काल संभव है और सीमित होने की कोशिश कर रहा है। अब इतना बड़ा सर्कल था ना, उस सर्कल को कम करते 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 अब स्वयं तक बस रुक जाएगा, मैं जिस क्षेत्र में रुका हूं बस वहीं पर बना रहूंगा 1 घंटा 2 घंटा। इस प्रकार से परिमाण अंदर, बाहर से अंदर तक जाने का प्रयत्न। ये देखिए, बाहरी क्रियाओं का, आचरणों का अंदर के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे जैसे आपको क्षेत्र कम करेंगे ना, वैसे वैसे आपको तत्संबंधी विकल्प भी नहीं होंगे, और विकल्प नहीं होंगे तो एकाग्रता और बढ़ जाती है। एकाग्रता बढ़ेगी तो ध्यान सामयिक अच्छे से हो पाएगी, आत्म साधना अच्छे से हो पाएगी। ये बात, इसका देशावकाशिक का ये मूल प्रयोजन है। आपने सही समझा। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। अब बात कर रहे हैं कितने काल के लिए लेगा, कितने क्षेत्र के लिए किस प्रकार से क्षेत्र की मर्यादा कर सकते हैं, इसकी तो चर्चा कर ली। अब कितने काल के लिए मर्यादा करेगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो 94वां श्लोक पढ़ते हैं। संवत्सरम ऋतुरयनम मास चतुर्मास पक्षम रोक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिम प्राज्ञा। प्राज्ञा, प्राज्ञा मतलब देखिए, ज्ञ यह शब्द ज्ञान का सूचक है। तो प्रज्ञ मतलब जो ज्ञान में प्रवीण है, ऐसे गणधर देव, ठीक है। आप तीर्थंकर भगवान भी ले सकते, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। वे काल की मर्यादा बताते हैं। कैसे मर्यादा बताते हैं? तो कहते संवत्सर। संवत्सर मतलब क्या होता है? श्वेतांबरों में एक प्रचलित शब्द है संवत्सरी। संवत्सरी मतलब क्या? अच्छा, संवत्सरी के दिन होता क्या है? कोमल जी आप तो अच्छे से जानते होंगे। एक साल का पूरा प्रतिक्रमण। बराबर। तो संवत्सरी, करेक्ट करेक्ट। तो संवत्सरी यह वार्षिक, एक वर्ष के टाइम फ्रेम का सूचक है, ठीक है। ऋतु, ऋतु कहा मतलब एक ऋतु 2 महीने का होता है, ठीक है। जैसे अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? हाँ, ग्रीष्म ऋतु, बराबर। तो ग्रीष्म ऋतु कैसे? अरे गर्मी इतनी भयंकर चल रही है तो ग्रीष्म ऋतु ही होता है, प्रायः ग्रीष्म ऋतु ही होता है। अयन, अयन का अर्थ आपने देखा था 6 महीना, ओके। मास मतलब महीना, चतुर्मास मतलब 4 महीना, पक्ष मतलब 15 दिन। पक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवन? पक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फोर्टनाइट कहते हैं। एक और क्वेश्चन, हाँ, अयन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अयन मतलब 6 महीना, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाफ ईयरली, करेक्ट। हाफ ईयरली कह सकते हैं, हाफ एनुअली कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी, ओके। ऋतु को बाय मंथली मतलब 2 महीने का एक पीरियड, ठीक है। मास मतलब महीना, अ मंथ। चतुर्मास मतलब 4 मंथ पीरियड। 4 मंथ पीरियड को क्या कहते हैं? 4 मंथ पीरियड को क्या कहते हैं? सीजन के
चौमासा नहीं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? चौमासा चौमासा ही कहते हैं। इंग्लिश में चौमासा तो हिंदी में। चौमासा नहीं कहते, मैं तो हिंदी में बोल रही हाँ, हिंदी में तो चौमासा कहते ही है, इंग्लिश में कोई वर्ड है नहीं। मैंने कहीं तो भी ऐसा पढ़ा हुआ लग रहा है कि 4 मंथ पीरियड को कुछ कहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं, गूगल बाबा को पूछ लेते हैं। अरे बहुत ही अजीब शब्द है, क्वाड्रीमेस्टर, बहुत अजीब शब्द है। ठीक है, नहीं याद रखा तो भी चलेगा। क्वाड्रीमेस्टर कहते हैं, मतलब क्वार्टरी मींस टू, करेक्ट, क्वार्टरी मींस टू, मेस्टर मीन्स मंथ, करेक्ट करेक्ट। और ये जो सेमेस्टर रहता है वो क्या होता है? सेमेस्टर 6 मंथ्स। हाँ, सेमेस्टर 6। अरे देखिए ना, सेमेस्टर एग्जाम कब होती है? हर 6 महीने के बाद। तो सेमेस्टर ये 6 महीने के काल का सूचक है। सेमेस्टर भी 6 महीने, आयन को आप सेमेस्टर कह सकते हैं, राइट करेक्ट। हाफ ईयरली एग्जाम भी बोलते हैं। ओके, एनीवे अपन तो थोड़ा सा साथ साथ इंग्लिश का भी ज्ञान कर रहे हैं। सेमेस्टर कहती 6 मंथ की और बीच में क्वार्टर की भी होता है, वो तो अलग ही वर्ड हो जाएगा। वो अलग हो जाए, इन जनरल बात चल रही है, इन जनरल। ओके, ऋक्ष मतलब होता है नक्षत्र। नक्षत्र का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, ये आपको पता होगा। नक्षत्र मतलब क्या? इंग्लिश में नक्षत्र मतलब क्या? कॉन्स्टिलेशन सुना है? कॉन्स्टिलेशन ये सुना तो है, वर्ड कॉन्स्टिलेशन, हाँ। फैमिली कॉन्स्टिलेशन, क्या क्या? कि मेडिटेशन वगैरह में, एक्चुअली मेडिटेशन वगैरह में यूज करते हैं फैमिली कॉन्स्टिलेशन। अब ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है। कॉन्स्टिलेशन जितना मैंने साइंस ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिलेशन मतलब नक्षत्र। कितने नक्षत्र हैं? कुल कितने नक्षत्र है? एक वर्ष में नक्षत्र कितने होते हैं? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय परंपरा 27 नक्षत्र मानती है, परंतु जैन परंपरा के अनुसार 28 नक्षत्र माने गए। जितने 27 नक्षत्र भारतीय परंपरा मानती है, उसमें एक एडिशनल अभिजीत नाम का नक्षत्र जैन परंपरा बताती है। और ऐसा कहते हैं कि इस अभिजीत नक्षत्र में ही भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, ऐसा कुछ है, उस अभिजीत नक्षत्र में ही हुआ था। बट कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर नक्षत्र के लिए मैं काल की मर्यादा करें। अब एक नक्षत्र, अब कैलकुलेट करना कितने दिन का होगा? 365 डिवाइड बाई 28 अगर आप करेंगे, मैंने एक बार किया था, कितना 113, लगभग 13 दिन होता है कुल मिलाकर के, 1-2 हफ्ते से 1 दिन कम। ठीक है, मतलब एक नक्षत्र के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ वो कैलकुलेशन कर सकता है। चलिए, कॉन्स्टिलेशन जो आपने बताया 13 दिन का होता है, ऐसा कह रहे हैं ना? क्या क्या? एक कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन सुनिए, एक कॉन्स्टिलेशन साल में 13 बार पाया जाता है, इतनी बात है। और ये एक तो फिर एक पक्ष और एक नक्षत्र में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहा। एग्जैक्टली नहीं अंतर। अच्छा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। एक नक्षत्र कंटिन्यूटी में 13 दिन नहीं चलता है। क्या कहा? एक नक्षत्र कंटिन्यूटी में 13 दिन नहीं चलता है, वो एक साइकिल होती है उनकी। इस नक्षत्र के बाद ये, इस नक्षत्र के बाद ये। आपने ये बोला 13 बार आता है, आपने ये बोला 13 बार आता है, राइट बोला आपने नक्षत्र राइट, कंटिन्यूअसली नहीं रहेगा, 13 टाइम्स नहीं, करेक्ट 13 टाइम्स है ना यार, एग्जैक्टली। कोमल जी समझ में आया? मैं भी पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट भैया जी 13 टाइम आएगा नक्षत्र, 13 टाइम आएगा, 13 टाइम चेंज होता है, आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, मतलब मान के चलिए आज रोहिणी नक्षत्र है, कल अभिजीत नक्षत्र है, फिर कल परसों दिन स्वाति नक्षत्र होगा, ऐसे नक्षत्र बदलते जाएंगे।
और एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र साल में 13 बार आएगा, रोहिणी नक्षत्र साल में 13 बार आएगा, अभिजीत नक्षत्र साल में 13 बार आएगा, ऐसी बात कह रहा हूं मैं। ऐसे 28 नक्षत्र है, Correct. 28 नक्षत्र है, करेक्ट जो 13 बार। यस, जैसे अपन कहते हैं ना, यानी 1 दिन 2 दिन का नहीं हुआ, क्या यानी जो समय की मर्यादा ली, काल की मर्यादा, वो 1 दिन 2 दिन एग्जैक्टली करेक्ट, वैसा ही रहेगा, बराबर। परंतु उसमें भी कैसे, एक विशिष्ट नक्षत्र, कोई एक विशिष्ट नक्षत्र होगा, उसी में नहीं जाऊंगा, वो उतने काल की मर्यादा, तो वैसे वो कर सकता है। अब वो कैसे परिमाण कर सकते हैं, देखना, अभिजीत साल में जितने भी अभिजीत नक्षत्र आएंगे, उन अभिजीत नक्षत्र को मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, घर में ही स्वाध्याय करूंगा, ऐसा वो परिमाण करेगा। ठीक है, इस प्रकार से वो सीमा बांधेगा। ये समझ रहे हैं, सभी जन समझ रहे हैं? ओके, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब ये नक्षत्र की, अरे क्या नक्षत्र बदलने का जांच नहीं होता ना, आसानी से कैसे पता चलता है आप बदल गया है? अब देखिए, हो अपन को ना पहले थोड़ा पुराने जमाने में जाना होगा थोड़ा। हाँ, आपका पॉइंट सही है डॉक्टर साहब। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि निमित्त ज्ञानी भी विशेष हुआ करते थे। आज वैसी विद्या लुप्त हो गई है, किसी को इतना ज्ञान नहीं रहा है कि आज कौन सा नक्षत्र है, ये आज तिथि कैसी निकाल जा सकती है। अरे पहले के ज़माने में तो पेड़ की छाया को देख करके ही अनुमान लगाते थे अभी कितने बजे हैं। पेड़ की छाया मतलब एकदम कम हो गई है, मतलब समझ लेना 12, 12:30, 1 बज गए, मतलब धूप एकदम निकल आई है, ऐसा समझ लेते, मतलब 12, 1 बज गए हैं, तो ऐसे टाइम का अनुमान लगाते थे। तो नक्षत्रों का भी अनुमान लगाने वाले लोग थे। राइट, करेक्ट, राइट। सबका हिसाब तो लग जाता है ना, हमारे घर में इस समय तक याद हो तो रहती है तो इतना बचता है इस समय, लेकिन नक्षत्र का थोड़ा कठिन है। हाँ, नहीं, बात बिल्कुल सही है, परंतु मैं वही कह रहा हूँ कि निमित्त ज्ञान भी होता है वैसा, कि आज वातावरण की परिस्थितियाँ ऐसी है, या क्या कहना चाहिए, वो ज्योतिष ज्ञान में आएगा पूरा। अब उसमें भी ज़्यादा अपन नहीं डिटेल में जाएंगे। वातावरण की कुछ ऐसी परिस्थिति है, सूर्य की स्थिति ऐसी है, ग्रह चंद्रमा की स्थिति ऐसी है, बचे हुए ग्रहों की स्थिति ऐसी है। नक्षत्र में स्टार्स को देखते हैं ना, वो जो तारे रहते हैं, वो उनका सिचुएशन, हाँ, उनका कुछ एक फॉर्मेशन होता है, ऐसा कहते हैं कि स्टार्स के फॉर्मेशन को लेकर के कोई एक शेप वगैरह बनता है और फिर वो पर्टिकुलर नक्षत्र होता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा साइंस में कहते हैं। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, नक्षत्र का अनुमान इसी प्रकार से लगाया जाता है क्या? अब जिनागम का ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, परंतु साइंस जो कहता है वो तो यही कहता है कि स्टार्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, वो इसी शेप में आ गया तो वो नक्षत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं। काल की मर्यादा की बात कर ली, एक मिनट। हाँ, अब फिर से एक और बात आ गई है। दिग्व्रत में क्या कहा था कि मर्यादा जितनी ली है उसने, उस मर्यादा के बाहर वो महाव्रती तुल्य हो गया। अपनी मान के चलो उसने भारत के बाहर नहीं जाने का आजीवन का नियम लिया, दिग्व्रत ले लिया, तो बाहर, भारत के बाहर जो कुछ भी आराम चलेगा उस संबंधित सारा निर्विकल्प हो गया है, वो उसको कुछ विकल्प नहीं सता रहा है, नहीं सता, तो महाव्रती हो गया, महाव्रती तुल्य हो गया। तो कह रहे हैं देशव्रत में भी ऐसा कुछ कंसेप्ट लगेगा क्या, देशावकाशिक में भी ऐसा कुछ कंसेप्ट लगेगा क्या? तो कह रहे हैं हाँ, डेफिनेटली वही बात लगेगी। श्लोक पढ़िए, सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। जबरदस्त बात कह दी, महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत सिद्ध किए जाते हैं।
मतलब आप लगाना चाहो तो मर्यादा के बाहर, जितनी मर्यादा उसने बांध रखी है उस मर्यादा के बाहर अब वो उतने काल के लिए भी महाव्रती तुल्य हो गया है। ओके, बहुत 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 बड़ी बात है। किन किन पापों का कहते हैं? स्थूल और सूक्ष्म। एक प्रश्न है मेरा, यहाँ इस श्लोक में मुझे आप स्थूल और सूक्ष्म ये दो शब्द जरा ढूंढ के दिखाइए। आप चाहिए तो अपन एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। सीमांतानां परत स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। स्थूल और सूक्ष्म शब्द ढूंढ के दिखाइए। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल तो स्थूली हो गया, इतर माने इसका उल्टा सूक्ष्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। इतर माने ऑपोजिट। इतर है ना वो, इतर का इतर से बना इतर मतलब ऑपोजिट लेना। सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। है और ई मिलके ए हो गया, इसका इतर। हाँ बराबर, ये गलत है। ओके ओके, आप ग्रामर की बात कर रहे थे, फाइन। इतर मतलब होता है ऑपोजिट लेना, तो जो पहला शब्द आया उसका ऑपोजिट लगा लेना, ठीक है। उदाहरण दीजिए जरा तत्वार सूत्र के। तत्वार सूत्र के कुछ सूत्र है क्या आपके ख्याल में जहां पर इतर ये शब्द आया है और उसका अर्थ बराबर? अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, करेक्ट, बहुत अच्छा कोमल जी, आनंद आ गया। और बोलिए। हा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। आज क्या बात है, सब धमाधम जवाब दे रहे हैं। पहला तो ये सुना अपन ने कि बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानाम स इतरानाम से इतरानाम। ओके, बहुत अच्छा कोमल जी। और योनि का जो आप कह रहे हैं सचित्त शीत संवृत्त सेतरा मिश्रश्चेक शस्तद्योनय, वहां पर भी इतर यह शब्द आ गया। अच्छा, एक और आप बता पाएंगे क्या? नहीं बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट दो तो बताए, बहुत अच्छा शशि जी। आहा, बहुत अच्छा, आहा, आज मजा आ गया। वहां पर क्या है? सेतराणी तीर्थं करत्वं च। अब मुझे भी सूत्र एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्या है वो? गति कषाय लिंग मित, नहीं, सॉरी, क्या हो? गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण ऐसा, और क्या है वो? है क्या यहाँ पे? ठीक है। अब बट वहां पर भी नाम कर्म की जब प्रकृतियां गिनाई है वहां पर भी इतर ये शब्द का प्रयोग किया। कैसे? वहां पर भी प्रत्येक, सुभग, सुस्वर, स्थिरा, देय, सेतराणी ये शब्द का प्रयोग किया है। बहुत अच्छा, आज सच में मजा आ गया। इतर मतलब होता है ऑपोजिट लेना। तो हमने अन्य ग्रंथों के साथ भी वेरीफाई करवा लिया कि इतर मतलब ऑपोजिट होता है। तो स्थूल इतर मतलब स्थूल और सूक्ष्म, ये दो अर्थ ले लेना। तो स्थूल और सूक्ष्म इस प्रकार से 5 पापों का संत्यागात मतलब सत त्यागात। सत मतलब भली भांति। तो भली भांति जिसने 5 पापों का स्थूल और सूक्ष्म स्तर पर त्याग कर दिया है, ऐसा वो देशावकाशी को धारण करने वाला महाव्रत को ही सिद्ध करता है। सिंपल सी बात थी, इसकी काफी चर्चा अपन कर चुके हैं। देखिए, फटाफट होने वाली चर्चा है ये, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बात है नहीं। जो अपन दिग्व्रत में पढ़ कर के आए हैं सारा का सारा देशव्रत में लगेगा। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्षेत्र की मर्यादा है और काल की मर्यादा है, खत्म। उसके ऊपर और कुछ बात नहीं है। चलिए 96वां श्लोक पढ़ेंगे। अब यहां पर इसके अतिचार गिनाए जा रहे हैं, देशावकाशी के अतिचार। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ओके, पढ़ते हैं श्लोक। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपो देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्यया पंच। व्यपदिश्यन्ते मतलब कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अब देखिए यहाँ पर व्यपदिश्यन्ते त्यया, अवग्रह चिन्ह है,
तो अवग्रह चिन्ह को अवग्रह चिन्ह को निकाल देंगे तो कौन सा अक्षर बचता है? अ ये बचता है। तो कह रहा था अ अक्षर ये बच जाता है। अब अत्यया, अत्यया, अत्यया मतलब क्या होता है? अत्यया मतलब होते हैं अतिचार। ठीक है, तो 5 अतिचार कौन कौन से? कहते हैं प्रेषण। प्रेषण, प्रेषण मतलब क्या होता है? हिंदी का शब्द है प्रेषण। नीचे मत देखना अर्थ। करेक्ट करेक्ट, भेजना। प्रेषण मतलब मैं कहते ना मैंने पत्र प्रेषित कर दिया है। प्रेषित किया मतलब भेज दिया है। ठीक है, शब्द, एक मिनट, हाँ शब्द, शब्द के माध्यम से कुछ इशारा करना। जैसे शब्द इशारा मतलब कहना, एक्सट्रीमली सॉरी, शब्द के माध्यम से कुछ कहना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कमरे का परिमाण कर लिया था। अब हुआ क्या, हमको ख्याल में आया कि दूसरे कमरे में कोई पानी छोड़ करके चला गया है। नल को छन्ना लगाया था, छन्ना लगाया और नल चालू करके छोड़ गया। बाल्टी चालू तो करते हैं, अगर फिर से दिक्कत आए तो बता देना। ठीक है, कहाँ थे अपन? हाँ, मान के चलिए अपन किसी कमरे में थे। दूसरे कमरे में कोई व्यक्ति नल को छन्ना लगा करके पानी छोड़ करके चला गया। अब बाल्टी में पानी भर रहा है। अपन तो वैसे परिमाण कर लिए थे पहले ही। अब हुआ क्या, उस व्यक्ति का ध्यान था नहीं, पानी भर करके जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। प्रश्न है मेरा, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अब इसमें थोड़ी समझने वाली बात, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलेगा। किसको प्रेफरेंस देगा वो? नल को बंद करना या अपने व्रत का पालन करना? बताइए। उसको अपने व्रत का पालन करना चाहिए। कोई और उत्तर? व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन आप एक जीवों का घात हो रहा है तो उसका क्या होगा? व्रत का ये हुआ तो उल्लंघन हुआ तो ये हो जाता है प्रायश्चित। नहीं, देखिए व्रत का उल्लंघन अगर गलती से हुआ तो ये जानबूझ करके कर रहा है। पानी बह रहा है तो बहने दो। पानी, देखिए हार्श है ये बात, सुनने को बड़ी हार्श लगती है। पानी बह रहा है, बहने दो, वो जिम्मेदारी सामने वाले व्यक्ति की है। तुमने देशावकाशी मतलब देश व्रत काय के लिए लिया है? ताकि तुम्हारा विकल्प कमरे से बाहर ना निकालो। तुम्हारा पहली बात कमरे से बाहर विकल्प गया ही क्यों? गया तो तुमने सामने वालों को बताने का विकल्प किया क्यों? तुम्हारा विकल्प ही नहीं जाना चाहिए। कमरे के बाहर, अब देखिए कमरे पुरते ही तुम अभानुव्रती हो, कमरे के बाहर तुम महाव्रती तुल्य हो गए हो। इसलिए तुम्हें कमरे के बाहर क्या चल रहा है इसका कुछ भी लेन देन नहीं रखना चाहिए, कुछ भी नहीं। देखिए इतना पुरुषार्थ, घर पे कुछ अनहोनी भी हो जाए ना और उसने देशावकाशी के लिए रखा है कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं मतलब नहीं निकलेगा। किसी की डेथ हो जाए, नहीं मतलब नहीं निकलेगा। अब आप विचार करेंगे कि मतलब घर वाले ताने मारेंगे, तुम ये कर सकते हो, तुम वो। अरे घर वालों को बता करके ये सब करेगा। उसको भी पता है ना कि घर वाले माथा खाने आएंगे, ये सब करेंगे, तो घर वालों को पूछ करके ही वो सब नियम लेगा। इतना तो विवेक वो भी रखेगा। और उसके बावजूद भी कुछ अगर घटना होती है तो वो कहेगा, वो पहले ही कह के रहेगा कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, कुछ हो जाए बाहर में ही निपट लेना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, पहली बात तो वो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके ही वो वैसी प्रतिज्ञा लेगा, और प्रतिज्ञा लेगा तो फिर उस पर अड़िग बना रहेगा। ऐसी बात समझने लायक है। मतलब कहने की बात इतनी है कि ऐसा किसी को बुलाए, ए जरा यहाँ पर आना, वो नल बंद करना। क्यों साहब, तुम क्यों नहीं जा रहे? नहीं साहब, हमारे देश व्रत है। भले आदमी, तुम्हारा विकल्प चला गया, अब तो अत्याचार हो गया। मतलब शब्द के माध्यम से भी नहीं जाना, अरे शब्द क्या, मन के माध्यम से भी नहीं जाना चाहिए था। तो चल रहा है, चलने दो, सामने वाले को जब ख्याल में आएगा तब देख लेगा वो। कठिन है बात, मतलब पचाने को बहुत तकलीफ वाली लगती है, परंतु सत्य तो यही है। ठीक है, चलिए
प्रेषण, प्रेषण मतलब, अच्छा अपन प्रेषण की चर्चा ही नहीं की। प्रेषण मतलब किसी को भेजना। मान के चलिए मैंने अब एक गांव का परिवहन कर लिया था और दूसरे गांव में कोई बाजार लग गया था, तो मैं अपने स्वयं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई को भेजूंगा, ये जरा दूसरे गांव में जाकर के वो वस्तु लेकर के आना, बाजार से वस्तु लेकर के आना। क्यों साहब, तुम क्यों नहीं जा रहे? नहीं साहब, हमारा परिवहन है। अरे भले आदमी, तुम नहीं करो, दूसरों से करवा रहे हो, तो कृत नहीं कर रहे हो, कारित करवा रहे हो गया ना। पाप तो तुम्हें उतना ही लगेगा। तुम्हें क्रोध, कारित, अनुमोदन, मन, वचन का तीनों के स्तर पर त्यागी होना चाहिए था। तुम किसी को भेज ही कैसे सकते हो? तुम स्वयं कर नहीं रहे हो ना, दूसरों से करवाओ भी मत। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ देखिए, कई लोगों को लगता है, मतलब इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने तो नहीं किया, मेरा तो व्रत अड़िग है, दूसरों ने किया। अरे वो किसके इशारे पे काम कर रहा है? वो तुम्हारे ही तो इशारे पे काम कर रहा है। तुम मैन बिहाइंड द कर्टन हो। बड़ी बात है ये। देखिए, और थोड़ा बोलता हूँ मैं, क्या है वो, छोड़िए, वो उदाहरण में नहीं जाना चाहूंगा वरना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हो गया। मैं क्या कह रहा था? प्रेषण करेक्ट। प्रेषण शब्द आनयनम, आनयन मतलब लाना। देखिए, गच्छति जाना, अवगच्छति आना, प्रत्यागच्छति लौट कर आना। उसी प्रकार नयन भेजना, आनयन ले आना, इनवर्ड करना। नयन मतलब भेजना, नयति मतलब ले जाना, आनयन मतलब ले आना। अंतर समझ रहे हैं? तो क्या ले आना? तुम तो कहीं बाहर नहीं गए हो, दूसरा तुम्हें बाहर की चीज ला करके दे रहा है, हाँ, और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आनयन में जाएगा। ओके, देखिए क्या अर्थ दिया है। मर्यादा से बाहर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रयोजनवश यह आज्ञा देना कि तुम अमुक वस्तु लाओ, यह आनयन नाम का अतिचार हो गया। ठीक है, हालांकि जो मैंने पहले उदाहरण दिया वो आनयन में जाएगा, तो प्रेषण में क्या जाएगा? जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, मैंने 10 दिन के लिए गांव के बाहर नहीं जाने की मर्यादा रखी है। अब एक आध दूसरा दिन कभी मुझे दुकान जाना पड़ रहा है, तो क्या किया जाए? तो मैं अपने भाई को बोलूँगा, काम करना, मेरा ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी दूसरे गांव दे करके आना। ये प्रेषण हो गया। ठीक है, यहां से भेजना प्रेषण, आनयन मतलब लाना, लाने को कहना। ओके, अंतर समझ रहे क्या प्रेषण और आनयन में? प्रेषण मतलब भेजना, आनयन मतलब किसी को कहना कि बाहर जाकर के ले करके आओ, या बाहर ही कोई व्यक्ति है उसको कहना वहां से कुछ मेरे लिए लाओ। ओके, रूपाभिव्यक्ति, देखिए अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, रूप मतलब अपने शरीर के हाव भाव। मान के चलिए देशावकाशिक भी लिया और मौन व्रत भी लिया है। मौन व्रत लिया तो बोल पानी बोल तो दिया, इतना ही, मतलब ऐसा कुछ किया उसने, पानी वगैरह की एक्शन की, भर गई ऐसा कुछ कह दिया उसने, एक्शन की ना, हो गया खत्म। एक्शन भी नहीं करना। उद्गलक्षेपा, कोई एक वस्तु लेना, दूसरे के ऊपर फेंकना ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो। मतलब कोई सामने खड़ा था, हमें कहना था कि तुम दूसरे कमरे में जाओ, हमने पत्थर फेंका उसके ऊपर, पत्थर मतलब छोटा सा कंकड़ था उसके ऊपर फेंका, या कोई क्या कहना चाहिए, क्या और क्या हो सकता है, कोई भी एक चीज ऐसी ली उसके ऊपर फेंकी ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो, और उसको बराबर फिर ख्याल में आके कि ओ यहाँ पर तो पानी बहते जा रहा है। तो ये भी नहीं करना। किसी भी प्रकार से बाहर, मर्यादा के बाहर जो स्थित व्यक्ति है उसका ध्यान आकर्षित हो, ऐसा काम नहीं करना है। जहां पर हो, जैसे हो वैसे ही बने रहो, विकल्प बाहर में मत दौड़ा। यही देशावकाशिक का मूल क्या कहना चाहिए, संदेश है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ता भी हूँ। व्रत धारण करने का मूल प्रयोजन रागादिक भावों पर नियंत्रण प्राप्त करना है। जहां इन भावों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो वहां व्रत निर्दोष नहीं पलता है, उसमें अनेक दोष लगते हैं।
उन दोषों का नाम ही अतिचार है। देशावकाशिक व्रतों के अतिचारों का वर्णन इस प्रकार किया गया, ठीक है। परंतु मूल बात क्या है, व्रतों को धारण करने का मूल प्रयोजन तो रागादिक भावों पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तो मर्यादा के बाहर क्या चल रहा है तुम्हें उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं देना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, तुम और तुम्हारा काम यही भला। ओके, 96 नंबर का भी श्लोक हो गया है। 97 नंबर के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक किसी को यहां तक कुछ शंका दिक्कत समझ में आ रहा है सब? मुझे इसमें ये पूछना था कि जैसे कोई ने नियम लिया कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, है हाँ हाँ। आप मान लो उनके बच्चे विदेश में चले गए तो फोन कॉल तो नहीं कर पाएगा? नो नो नो, चिट्ठी चपाटी फोन कॉल वीडियो कॉल सादा टेलीफोन कॉल सब बंद। लेकिन वो तो ये तो समय के हिसाब से है ना, ये जो देशावकाशिक व्रत है वो तो कितने समय के लिए रहेगा? हाँ बराबर बराबर, देशावकाशिक थोड़े काल के लिए रहेगा, परंतु उसका स्वरूप तो देश व्रत जैसा ही होगा ना, कि उतने मान के चलिए महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाऊंगा, 1 महीने के लिए महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो 1 महीने के लिए महाराष्ट्र के बाहर कोई भी व्यक्ति होगा ना, मान के चलिए उत्तर प्रदेश में गए होगा, तो मैं उत्तर प्रदेश वाला मेरा कितना भी नजदीकी रिश्तेदार हो, मैं उसके साथ फोन पे नहीं करूंगा, उसकी चिट्ठी चपाटी नहीं करूंगा। स्वरूप एक ही है, सिर्फ फर्क कहां पड़ता है, क्षेत्र कितना है, काल की मर्यादा कितनी है, फर्क वहीं पर पड़ जाता है। कार्य तो सब सेम ही होंगे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा हो गया है, हाँ देशावकाशिक का भी अपना स्वरूप हो गया है। अब 97 नंबर के श्लोक से ख्याल से 104 नंबर तक के श्लोक तक, 104 नहीं 103 होना चाहिए, हाँ बराबर 103, बराबर कुछ 104 श्लोक तक सामायिक का प्रकरण चलेगा, मतलब 9 श्लोकों में सामायिक का प्रकरण चलने वाला है। और ये सामायिक का प्रकरण शायद अपन ने कुछ एक छंद, मतलब पहले के मूल छंद अपन ने तो देख लिए थे, 102 103 नंबर के जो श्लोक थे, 104 नंबर के श्लोक थे, वो अपन ने सामायिक प्रतिमा के टाइम पे देख लिए थे, परंतु अब रत्नाकर श्रावकाचार्य के हिसाब से हमें थोड़ा पढ़ना है। ओके, तो उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, वरना देशव्रत या देशावकाशिक इसकी चर्चा, अच्छा तत्वार सूत्र के हिसाब से अपने अतिचार की चर्चा करनी रह गई है, तो तत्वार सूत्र ले लीजिए, अभी याद आ गया तो कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ आइए 7वें अध्याय का 31वां सूत्र, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा। अरे कुछ भी फर्क नहीं है, आनयन मतलब लाना, प्रेष्य प्रयोग यहाँ पर वहां रत्नाकर श्रावकाचार्य में प्रेषण यह शब्द का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर प्रेष्य प्रयोग इस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। प्रेषण प्रेष्य प्रयोग एक ही बात है, मतलब भेजना। यहाँ से शब्द देखिए, अब अनुपात ये जो शब्द है ना, ये अंत्य दीपक के रूप में आया है, तो शब्दानुपात और रूपानुपात। रत्नाकर श्रावकाचार्य में शब्द सिर्फ इतना ही एक शब्द आया था, मतलब अतिचार आया था। यहाँ पर शब्दानुपात नाम का अतिचार है, अर्थ तो दोनों का एक ही है। रूपानुपात, यहाँ पर रूप अभिव्यक्ति ऐसा शब्द आया था, और पुद्गलक्षेपा ये तो कॉमन वर्ड है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर भी अतिचार भी वही के वही गिना है, फर्क कुछ भी नहीं किया है, फर्क सिर्फ शब्दों में पड़ता है, अर्थ तो वही का वही बना है, ठीक है। 31वां सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी किसी को कोई शंका? देशव्रत हो गया है अपना। चलो
रुकते हैं, जिन वाणी स्तुति करेंगे।